हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन चैनल पर। पिछली क्लास में हम छत्तीसगढ़ में जितने भी वन हैं, जिसको हम प्रशासनिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर और प्रजातीय आधार पर, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में देख चुके हैं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ में वनोपज के प्रकार को पढ़ने वाले हैं, जिसके तहत एक मुख्य वनोपज होते हैं और एक गौड़, जिसको आप लघु वनोपज बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बार बार ये क्वेश्चन आता है कि लघु वनोपज या बोल सकते हैं गौड़ वनोपज में कितना प्रतिशत हमारा योगदान है। इन सभी चीज़ों को आज हम केवल और केवल वनोपज के प्रकार पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में कितना योगदान है, क्या है, इसको हम अगली जब भी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास पढ़ेंगे उसमें हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये पार्ट 3 है। ये कौन सा पार्ट 3 है? छत्तीसगढ़ में वन। हम पहला और दूसरा पार्ट देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं वनोपज के प्रकार। वनोपज के प्रकार। वनोपज अगर आप इसको तोड़ेंगे तो वन से उपजा, अर्थात वन जंगल से उपजा। तो जंगल से याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें उपज में या बोल सकते हैं संसाधन ही तो बोलेंगे ना। वन से प्राप्त संसाधन या वन से उपज, तो इसी को हम कितने भागों में बांटते हैं? वनोपज को 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला आता है मुख्य वनोपज। पहला देखते हैं मुख्य वनोपज, और दूसरा होता है गौड़, या इसी को आप बोलते हैं लघु वनोपज। ठीक है, पहला है मुख्य वनोपज। याद रखिएगा भारत में कितने प्रकार के मुख्य वनोपज होंगे? अगर आपसे क्वेश्चन आया तो भारत में कुल 13 प्रकार के मुख्य वनोपज पाए जाते हैं। याद रखना है, कुल 13 प्रकार के मुख्य वनोपज कहाँ हैं? भारत में। और छत्तीसगढ़ में कितने हैं? छत्तीसगढ़ में इस 13 में, याद रखिएगा 13 में केवल 6 प्रकार के वनोपज छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि वनोपज अर्थात मुख्य वनोपज क्या है, ये सभी हम देखेंगे। अभी केवल आप समझिए कि भारत में कुल कितने वनोपज हैं? मुख्य वनोपज 13 है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ये 6 के 6 है, याद रखना है आपको। 6 का नाम है साल सागौन, साजा, बीजा, शीशम और खैर। कितने हो गए? 6 हो गए। साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम और खैर। तो छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 6 प्रकार के मुख्य वनोपज पाए जाते हैं। अब मुख्य वनोपज क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है कि मुख्य वनोपज क्या होते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं जैसे लघु वनोपज है अलग, वैसी मुख्य वनोपज है। तो लघु वनोपज और मुख्य वनोपज को किस किस विशेषता के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया गया है? तो ऐसे वनोपज जिसका उपयोग काष्ठ उत्पाद मतलब यहाँ की लकड़ी से, काष्ठ से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना, काष्ठ उत्पाद और जलाऊ लकड़ी के लिए किया जाता है, जिसका या बोल सकते हैं ऐसा वनोपज जिसका उपयोग काष्ठ उत्पाद बनाने व जलाऊ लकड़ी के रूप में यूज़ किया जाता है या के रूप में उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? मुख्य वनोपज कहलाता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार के अगर वो कोई वृक्ष है, जैसे मान लेते हैं साल, तो साल से आप कई प्रकार के उत्पाद भी बना सकते हैं और उसके अलावा उसको जलाऊ लकड़ी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इसी प्रकार की जो क्वालिटी पाई जाती है जिस वृक्ष में, उसी वृक्ष को कहा जाता है इमारती वृक्ष। ठीक है, समझ आ रहा है? जिस प्रकार से काष्ठ उत्पाद और जलाऊ लकड़ी जो जो विशेषता पाई जाती है, उसी प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उसको क्या कहा जाता है? इमारती वृक्ष, या आप इसको बोल सकते हैं इमारती लकड़ी। तो मुख्य वनोपज को एक और क्या नाम दिया जाता है? इमारती लकड़ी। याद रखना है आपको, इमारती लकड़ी सर्वाधिक, अगर आपसे पूछ दिया जाए इमारती लकड़ी सर्वाधिक कहाँ मिलती है, कौन से ज़िले में है, तब आपको लगाना है सर्वाधिक है ये बस्तर जिले में सर्वाधिक मात्रा में इमारती लकड़ी आपको मिलेगा। ठीक है, तो कितने प्रकार के छत्तीसगढ़ में हो गए? 6। साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम और खैर। ठीक है, साल को बताया था सरई है,
इसका पूरा एक और नाम जिसको स्थानीय भाषा में हम सरई बोलते हैं। साल को मैं सबसे पहले वाली क्लास में ही बताया था, पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ। ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं, साल भी देख चुके हैं, सागौन भी देख चुके हैं। इसको आप केवल याद रखिए साजा, बीजा, शीशम और खैर। ठीक है, खैर से ये भी पढ़ चुके हैं। खैर से खैर से क्या निकाला जाता है? कत्था। और कौन सी जनजाति निकालती है? सरगुजा में रहने वाली खैरवार जनजाति। याद रखना है कि खैर से, खैर वृक्ष से सरगुजा की या सरगुजा के खैरवार जनजाति कत्था निकालने का काम करते हैं। याद रखिएगा, आपको कत्था निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो खैर वृक्ष का संबंध केवल और केवल याद रखना है, खैरवार जनजाति नाम से ही समझ आ रहा है। इसी के कारण खैर वृक्ष के नाम से क्या पड़ा है? खैरवार जनजाति। और इनका काम मेनली क्या है? इनका काम कत्था निकालने का है खैर वृक्ष से। ठीक है, तो बाकी आप साजा, बीजा, शीशम को मत याद रखिए, केवल साल, सागौन पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं, खैर हम देख चुके हैं, बस इतना ही याद रखिए। तो मुख्य वनोपज इसी को बोलते हैं जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के काष्ठ उत्पाद बनाने या जलाऊ लकड़ी के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार की विशेषता वाली लकड़ी को ही इमारती लकड़ी कहा जाता है, अर्थात आप मुख्य वनोपज को ही इमारती लकड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गौड़ वनोपज या आप बोल सकते हैं लघु वनोपज, इसको ये क्या होता है? तो जितने भी एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं इमली, चिरौंजी, बांस, तेंदुपत्ता और महुआ आदि, ये सभी के सभी क्या आ जाएंगे? आपके गौड़ वनोपज या लघु वनोपज में आ जाएंगे। अर्थात इसको छोड़कर सभी के सभी किस में आ जाएंगे? गौड़ वनोपज में आ जाएंगे। अर्थात जिसका पूरा के पूरे इसका वो काष्ठ उत्पाद और जलाऊ लकड़ी के लिए नहीं किया जाता, वो क्या कहलाएगा? गौड़ वनोपज या लघु वनोपज कहलाता है। इसी को बेचकर ही वो क्या करते हैं? अपने बोल सकते हैं अपने जीविकोपार्जन करते हैं यहाँ वहाँ के निवासी या वहाँ की जनजाति। तो सेकेंड हम देखते हैं गौड़ वनोपज या लघु वनोपज। लघु वनोपज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसा कि अभी हम देखे हैं कि मुख्य वनोपज किसको बोलते हैं और लघु वनोपज किसको बोलते हैं। इमली, महुआ, चिरौंजी, बांस, तेंदुपत्ता, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? लघु वनोपज। तो लघु वनोपज को कौन खरीदेगा? अगर आप मान लीजिए तेंदुपत्ता बोल सकते हैं या बांस है या चिरौंजी है या महुआ है, अगर आप इसको रखते हैं अगर आपने पास, या मान लीजिए इसका संग्रहण करते हैं, तो इसका क्रय कौन करेगा? इसको खरीदेगा कौन? तो याद रखना है आपको, लघु वनोपज को का क्रय मूल्य कि कितने में इसको, याद रखना है कितने में इसको खरीदना है। लघु वनोपज का क्रय मूल्य कौन निर्धारित करता है? अपेक्ष समिति। जिले के का एक अपेक्ष समिति का गठन किया जाता है। अपेक्ष समिति, याद रखें, लघु वनोपज का क्रय मूल्य अपेक्ष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इसी अपेक्ष समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उस जिले का कलेक्टर। कौन होंगे? वहाँ के कलेक्टर इस अपेक्ष समिति के अध्यक्ष होंगे। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर देखिए, ऐसा मैं क्या बोला, ऐसा लघु वनोपज या ऐसा वनोपज जिसका क्रय मूल्य अपेक्ष समिति द्वारा क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। क्या कहलाएगा? वो लघु वनोपज कहलाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी लघु वनोपज का क्रय मूल्य, या आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर किसी लघु वनोपज में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाए, तो अपेक्ष समिति इसका क्रय मूल्य निर्धारण नहीं करती। समझ आ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जो भी लघु वनोपज है उसकी क्रय मूल्य का निर्धारण करेगा अपेक्ष समिति। लेकिन अगर
ऐसे लघु वनोपज जिसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे तेंदुपत्ता के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। तो क्या तेंदुपत्ते के लिए क्रय मूल्य का निर्धारण अपेक्ष समिति करेगी, क्या नहीं? इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया एमएसपी के द्वारा ही उसके क्रय मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। समझ आ रहा है? तो उसके क्रय मूल्य का निर्धारण कौन करेगी? लघु वनोपज के, याद रखना अपेक्ष समिति। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका संग्रहण कौन करेगा, ये तो क्रय मूल्य हो गया कि आप उसको कौन खरीदेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप संग्रहण मतलब उसको संग्रहण करके उसको एकत्रित करके कौन रखेगा, तो याद रखना इसको एकत्रित करके रखेंगे वन विभाग। कौन करके रखेगा? वन विभाग इसको एकत्रित करके रखेंगे। और वन विभाग के अंतर्गत, ये भी नहीं कि केवल वन विभाग के अंतर्गत आने वाले 2 समिति हैं। पहला है, याद रखना है आपको, प्राथमिक लघु वनोपज समिति। पहला है प्राथमिक लघु वनोपज समिति। ये क्या करती है? लघु वनोपज को क्या कर रही है? संग्रहण करने का काम कर रही है। उसके अलावा दूसरा है वन समिति या वन समितियां। ये क्या करती है? याद रखिए, दोनों के दोनों वन विभाग के अंदर आता है और ये दोनों के दोनों विभाग या दोनों समिति क्या करती है? संग्रहण करने का काम करती है लघु वनोपज को। ठीक, तो अगला देखते हैं हम। पहला है, इसी के अंतर्गत आता है, पहला है बांस। पहला टॉपिक है बांस। तो मैं भी बताया कि इससे पहले भी बताया था कि राज्य के कुल वन का कितना प्रतिशत है? याद रखना है 11% आपको मिलेगा, बांस मिलेगा। अगर आप क्षेत्रफल में देखेंगे, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना हमारे बांस मतलब राज्य के कुल क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल में बांस मिलता है, तो वो है 6556 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये आपको याद रखना है। आ रहा समझ में? जैसे मैं आपको बताया था साल जो है राज्य के कुल वन का 40.56% है, वैसे ही हमारे राज्य के कुल वन का लगभग 11% क्या मिलेगा आपको? बांस मिलेगा। और इसी याद रखिएगा, देखिए अभी आप देख रहे हैं बांस जो है वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। अगर आप बांस देखेंगे तो ये 2 प्रकार के होंगे। पहला है नर बांस और दूसरा है मादा बांस। ठीक है, नर बांस और मादा बांस 2 प्रकार के हैं। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्या मिलता है? याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नर बांस पाया जाता है। सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में याद रखना क्या पाया जाएगा? नर बांस पाया जाता है। और उसके अलावा भी आपको याद रखना है कि नर बांस में सर्वाधिक कौन सा मिलेगा आपको? लाठी बांस। ठीक है, नर बांस में भी सर्वाधिक क्या मिलेगा? लाठी बांस मिलेगा। याद रखना इसको आपको। तो क्वेश्चन आ जाए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा बांस पाया जाता है, तो याद रखना सर्वाधिक मिलेगा आपको लाठी बांस मिलेगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार, यहाँ ऐसे यहाँ पर बना देता हूँ, ये वाला क्षेत्र है कुछ ऐसे। छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला क्षेत्र है आपका बस्तर का, सरगुजा का, और नीचे वाला क्षेत्र आपका है बस्तर का। तो ऊपर अगर आप देखेंगे सरगुजा संभाग में, ये वाला क्षेत्र क्या है? पूरा सरगुजा संभाग है। तो सरगुजा संभाग में सर्वाधिक आपको मिलेगा यहाँ पर कटंग बांस। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सर्वाधिक? ये वाला क्षेत्र है, कटंग बांस पाया जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? सरगुजा संभाग में। लेकिन अगर आप बस्तर संभाग की बात करते हैं तो बस्तर संभाग में मिलता है आपको यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र क्या है? बस्तर संभाग का। यहाँ पर मिलेगा नारंगी बांस। यहाँ पर क्या है? नारंगी बांस। ये कहाँ पाया जाता है? ये है बस्तर में है। अब दोनों में याद रखना है, याद रखना। अब इसमें खासियत क्या है? जो सबसे अच्छे किस्म की बांस है, देखिए ये क्या बताया मैं, नर बांस क्या है? सर्वाधिक, या बोल सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली बांस है छत्तीसगढ़ में। लेकिन सबसे अच्छे किस्म की, सर्वोच्चतम किस्म की बांस कौन सी है? वो है नारंगी बांस, जो आपको कहाँ मिलेगा? बस्तर में। ये याद रखिएगा, लगभग इसकी उम्र होती है 30 से लेकर 60 वर्ष तक होती है इसकी उम्र नारंगी बांस की, जो कि कहाँ पर मिलेगा आपको? बस्तर में मिलेगा। ठीक, समझ आ रहा है? याद रखना है, पूरे के पूरे अभी मैं बांस को ही बता रहा हूँ। आ रहा है समझ में? राज्य के कुल वन का लगभग 11%, क्षेत्रफल में 6,556 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक नर बांस मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में, और नर बांस में भी कौन सा मिलेगा? लाठी बांस मिलेगा। ठीक,
अगर आप देखेंगे, यहीं पर मैं बना रहा हूँ इसको, अगला ऐसे देखिए, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का कुल राजस्व आय होगा 100 रुपये। एक बात की बात कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का कुल राजस्व आय होगा कितना, 100 रुपये। ठीक, इस राजस्व आय में हो सकता है कि राजस्व आय में वन से प्राप्त राजस्व आय भी तो होगा, वन से प्राप्त राजस्व भी तो होगा 100 रुपये में। तो 100 रुपये का कुछ प्रतिशत वन से भी मिला होगा छत्तीसगढ़ को। अब इस वन से भी तो दो प्रकार से मिलेगा ना, पहला होगा मुख्य वनोपज से होगा और दूसरा क्या होगा, लघु वनोपज से होगा। ठीक, मुख्य वनोपज से छत्तीसगढ़ के राजस्व को कुछ फायदा होगा या राजस्व आय मिलेगा, और लघु वनोपज से भी मिलेगा। तो अगर आप टोटल, याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अगर आप टोटल, इसको आप क्या बोलेंगे, वनोपज बोलेंगे ना, टोटल। तो अगर आप टोटल वनोपज की बात करते हैं तो बांस राज्य के कुल वनोपज में, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल वनोपज की बात कर रहा हूँ जिसमें मुख्य और लघु दोनों हैं। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो वनोपज में लगभग 12% का योगदान देती है। कितना, 12% का योगदान देती है। अगर आप दोनों को मिला ले, अर्थात साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम, खैर, अगर आप सबको मिला ले तो राज्य के कुल वनोपज का, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, वनोपज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप केवल लघु वनोपज की बात करते हैं कि जो बांस जो है राज्य के कुल लघु वनोपज का कितना प्रतिशत है, तो ये है, याद रखना है, 20%। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले, तो लघु वनोपज में बांस कितना प्रतिशत योगदान देती है, 20% का योगदान देती है। और अगर टोटल बात करेंगे, टोटल में कितना देती है, तो टोटल में याद रखना है आपको 12% का। स्वाभाविक सी बात है, जब साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम, खैर जुड़ जाएगा तो उसका जो योगदान है वो कमी हो जाएगा, 12%। लेकिन अगर आप मुख्य वनोपज को हटा देंगे केवल लघु वनोपज में, अर्थात राज्य के कुल राजस्व में, या बोल सकते हैं वन राजस्व में, हमारे लघु वनोपज से तेंदुपत्ता, शीशा, तेंदुपत्ता, महुआ, बांस जो है, महुआ है, ये सब की सभी योगदान देते होंगे, जिसमें से 20% अकेले योगदान देता है कौन, बांस। सेकंड है तेंदुपत्ता। ठीक, देखिए मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा कि तेंदुपत्ता कैसे दिखता है। देखिए, इसका उपयोग मुख्यतः बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले आप इसके बारे में कुछ लिख लीजिए। देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का लगभग 17% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। समझ आ रहा है? तो देश के कुल तेंदुपत्ता का लगभग 17% उत्पादन कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसके कई बार आ चुका है 17% वाला। क्लियर है? 17% कहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। और इसी तेंदुपत्ता को ही याद रखना आपको, इसको पत्तियों में हरा सोना कहा जाता है। या डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आया कि हरा सोना किसको बोलते हैं, डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन आया कि हरा सोना किसको बोला जाता है, तो हरा सोना कहा जाता है तेंदुपत्ते को। ठीक है? और क्वेश्चन आ जाए, नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन अगर आपसे ये आ जाए कि आदिवासियों का हरा सोना किसको कहते हैं, आदिवासियों का हरा सोना किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है बांस को। किसको बोलेंगे आदिवासियों का हरा सोना? ये कहा जाता है बांस को कहा जाता है। क्लियर है? पत्तियों का हरा सोना बोलेंगे तेंदुपत्ता को, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए हरा सोना किसको बोलते हैं, तो वो कहा जाता है तेंदुपत्ता को कहा जाता है। और ये हमारे याद रखना है राज्य के लघु वनोपज में शामिल है। क्लियर है? तो देखिए, जैसे इसी लघु वनोपज के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लघु जो आप देखे थे अभी,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। और जहां पर मैं बताया था जिस लघु अनुपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है उसके क्रय मूल्य का निर्धारण अपेक्ष समिति नहीं करती। ठीक, तो इसको जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत बेचा जाता है तो इसको बोरे में भरकर बेचा जाता है। जैसे आप तेंदुपत्ता का एक नाम से ही समझ आ रहा है, तेंदुपत्ता अर्थात ये पत्ते को क्या किया जाता है, पत्तों को बेचा जाता है। और एक बोरे में अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए एक बोरा है, तो एक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता रखा जाता है। क्या 50,000 तेंदुपत्ता रखा जाता है किसमें, एक बोरे में, याद रखना है आपको। और यही 50 जैसे मान लीजिए यहाँ पर तेंदुपत्ता का पहला एक पत्ता हुआ, दूसरे ऊपर दूसरा पत्ता रखते हैं, तीसरे ऊपर में तीसरा पत्ता रखते हैं, और टोटल करते करते पत्तों का क्या कर दिया जाता है, एक बंडल बनाया जाता है। और टोटल 1000 बंडल बनाया जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कुल 50 पत्तियों का कितना, 1000 बंडल बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि कुल कितना, 50,000 तेंदुपत्ता एक बोरे में मिलेगा। कितने बंडल होंगे, 1000 बंडल होंगे, क्योंकि एक बंडल में कितने मिलेंगे आपको, 50 पत्तियां मिलेंगी एक बंडल में। तो 50, एक बंडल में कितने हैं, 50 है, टोटल कितने बंडल है, 1000 है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। तो 50,000 रहते हैं आपके एक बोरे में। और इसी एक बोरे का ही न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, आपको इतना याद रखना है। इसी पर 2006 में एक तेंदुपत्ता बिनने वालों के लिए चरण पादुका एक योजना चलाई गई थी, जिसके तहत जो भी तेंदुपत्ता बिनते हैं उसको क्या दिया जाता था, चप्पल दिया जाता था। ठीक है। और 2013 में साड़ी वितरण भी कार्यक्रम चलाया गया था। इसको मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, जब हम वन विभाग का पूरा डिटेल में देखेंगे, वन प्रशासन देखेंगे, उसमें मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। इतना हो गया। ठीक, एक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता। और याद रखना है कि एक बोरे की कीमत कितनी होती है। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी किया जाता है तो वर्तमान में कितना है, एक बोरे का मूल्य है 4,000 रुपये। अर्थात 4,000 रुपये में आपको एक बोरा, कितने बंडल, 1000 बंडल, और एक बंडल में कितने, 50 पत्तियाँ रहेंगी। ये आपको एक बोरा मिल जाएगा कितने में, 4,000 रुपये में। ठीक, अगला देखते हैं रतन जोत और करंज। ये दोनों ही ऐसे पौधे हैं जिससे बायोडीज़ल निकाला जाता है, बायोडीज़ल बनाया जाता है। सेकंड अगर आप देखेंगे, थर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि पहला तो हो गया आपका बांस, सेकंड हो गया तेंदुपत्ता, तीसरा है आपके लिए है बायोडीज़ल। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि अभी हम लघु अनुपज पढ़ रहे हैं। बायोडीज़ल तो बनाया जाता है ना, किससे बन रहा है ये बायोडीज़ल, ये बन रहा है रतन जोत के पौधे से व करंज के पौधे से। इससे क्या बनाया जाता है, इससे बनाया जाएगा बायोडीज़ल का उत्पादन किया जाता है। या ऐसे लिख सकते हो, इससे बायोडीज़ल बनाया जाता है। इससे क्या कर रहे हैं हम, बायोडीज़ल बना रहे हैं, बनाया जाता है। किससे, रतन जोत व करंज के पौधे से। ठीक है। अगला आप देखेंगे महुआ। तो महुआ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखिए कि राज्य के, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सांस्कृतिक रूप से हमारी जनजातियों में बहुत महत्वपूर्ण है महुआ। उसको हम अगला नहीं देखेंगे, बस इतना याद रखें महुआ जो है वो हमारे लघु अनुपज, राज्य के लघु अनुपज में शामिल है। ठीक। अगला आप देखिए हर्रा, चौथा बोल सकते हैं। चौथा महुआ लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, चौथा है महुआ। पांचवा आप देख सकते हैं हर्रा, पांचवा भी क्या है, हर्रा। ठीक है, ये भी हो सकता है, पांचवा हर्रा भी तो है। अगर आप छठवा देखेंगे तो छठवा गोंद भी आ जाएगा इसमें। छठवा क्या आ जाएगा, गोंद भी तो आ जाएगा। और गोंद याद रखना, गोंद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रेड 1 का होता है, और दूसरा होता है ग्रेड 2 का। समझ आ रहा है। गोंद जो है वो 2 प्रकार के हैं, ग्रेड 1 के गोंद है और ग्रेड 2 के गोंद है। ग्रेड 1 के गोंद को कहा जाता है कुल्लू गोंद।
क्या बोलेंगे, कुल्लू गोंद। और ग्रेड 2 को कहा जाता है धावड़ा गोंद। ग्रेड 1 को कहा जाता है कुल्लू गोंद और ग्रेड 2 को कहा जाता है धावड़ा गोंद। इसी ग्रेड 1 में जो कुल्लू गोंद है इसका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों में। इसका उपयोग किस में किया जाता है, खाद्य पदार्थों में। एग्जाम्पल के लिए आप क्या बोल सकते हैं, जैसे च्युइंगम। च्युइंगम में इसका उपयोग किया जाता है किसका, कुल्लू गोंद का। अगर आप धावड़ा गोंद की बात करते हैं जो ग्रेड 2 के अंतर्गत आता है, ये किससे मिलता है, धावड़ा गोंद किससे मिलेगा, ये मिलेगा बबूल व खैर से आपको मिलेगा, क्या, खैर वृक्ष से मिलेगा आपको कौन सा गोंद, धावड़ा गोंद मिलेगा। समझ आ रहा है। और इसी गोंद का जो संग्रहण है वो कहाँ पर किया जाता है, इसका किया जाता है कांकेर में। कांकेर व बस्तर, जगदलपुर, इन क्षेत्रों में इसका संग्रहण किया जाता है। समझ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, क्लियर है। धावड़ा गोंद दो प्रकार के, पहले है कुल्लू गोंद और धावड़ा गोंद। तो गोंद में भी याद रखना है, कुल्लू गोंद का उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है और धावड़ा गोंद का उपयोग बबूल और खैर से इसको प्राप्त किया जाता है, किसको, धावड़ा गोंद को। क्लियर है। अगला हम देखते हैं राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज। अगला टॉपिक है राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज। जैसे राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान में 3 ही लघु वनोपज इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला है आपका तेंदुपत्ता, दूसरा है हर्रा और तीसरा है गोंद। और गोंद में भी 2 प्रकार से अभी आपको बताया, पहला है कुल्लू गोंद और दूसरा है धावड़ा गोंद। ये दोनों के दोनों ही आपके राष्ट्रीय लघु वनोपज के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पहले जानना है कि राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है क्या। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आखिर क्या है। तो याद रखना है, ऐसा वनोपज या बोल सकते हैं यह एक ऐसा वनोपज जिसको, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे वनोपज जिसके व्यापार करने का एक अधिकार, जिसके या जिसको व्यापार करने का एकाधिकार केवल राज्य सरकार या इसकी एजेंसी को या एजेंसियों को होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे वनोपज जिसका व्यापार करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होगा या इसकी जो एक एजेंसी होगी जिसको आप बोलते हैं CGMFP। क्या बोलेंगे आप इसको, CG, एक इसकी एजेंसी का नाम है CGMFP, ठीक है। माइनर फ्रंट प्रोड्यूस, आपको याद रखना है, आप याद रख सकते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा CGMFP का माइनर, CG का तो छत्तीसगढ़ है, माइनर, F का होगा, सॉरी F का होगा फॉरेस्ट और P का होगा प्रोड्यूस, ठीक है। तो ऐसा वनोपज जिसका व्यापार करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है या उसकी एजेंसी को है, क्या कहलाता है, राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कहलाता है। तो इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन कौन से लघु वनोपज इसमें आते हैं, जिसमें राष्ट्रीय लघु वनोपज के अंतर्गत आते हैं, जिसमें है तेंदुपत्ता, क्या क्या आ जाएगा, तेंदुपत्ता। सेकंड आ जाएगा हर्रा और तीसरा आ जाएगा, याद रखना है, गोंद। अभी बताया था, पहला क्या हो जाएगा, तेंदुपत्ता, दूसरा हो जाएगा, याद रखना आपको, हर्रा, और तीसरा है गोंद है। और गोंद में भी 2 प्रकार के अभी बताए हैं, कौन कौन सा, पहला है कुल्लू गोंद व दूसरा है धावड़ा गोंद, ठीक। ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो भी छूटा हुआ है, जैसे महुआ हुआ और जैसे आप इमली, ये सभी के सभी याद रखना है अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो रहा छत्तीसगढ़ में। हम अभी देखे हैं कि छत्तीसगढ़ में वनोपज के प्रकार, इससे पहले हम प्रशासनिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर और प्रजाति आधार पर इन सब चीज़ों को देख चुके थे। आज तीसरे पार्ट में हम पढ़े हैं छत्तीसगढ़ में वनोपज के प्रकार को। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा सीरीज समझ आ रहा होगा।